गट क्या है? ये गट है, गिट है, ये क्या है? ओवरऑल जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें गट कहा जाता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर गुजरते दिन के साथ बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर आपकी गट अच्छी है, आपके गुड बैक्टीरिया बहुत अच्छे हैं, जैसे आपने कोई बीमारी आएगी तो डेफिनेटली बात है वो बैड बैक्टीरिया के साथ जंग लड़ेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे और आपको उससे बचा लेंगे। ठीक है, अगर आपकी गट ही नहीं अच्छी, उसके पास गुड बैक्टीरिया ही नहीं है, डेफिनेटली बात है आपका क़ुव्वत मुदाफ़अती निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा। मैंने कंपटीशन खेलना है, ये 35,000 में हो जाएगा, ये 40,000 में हो जाएगा। और उसके जब हम आदाद शुमार देखते हैं तो रेशो यही है कि जिम के लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा उनकी अमवात हो रही है कि वो डाइटिशियन नहीं है, न्यूट्रिशनलिस्ट नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, वो सिर्फ एक जिम कोच है। अब वो सजेस्ट करते हैं और उसमें हार्ट फेल हो रहा है नौजवानों को, गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, उनको मसाने के मसाइल आ रहे हैं, यहाँ तक कि कोई ऐसी डायबिटीज़ हो रही है। अगर आपने कोई बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला लड़ना है, आपने एथलीट बनना है, देन अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है और पॉडकास्ट का सिलसिला हमने रखा हुआ है। इसका मकसद यही है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए, गाइड किया जाए उन मौज़ूआत से जो आप जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। और आज एक ऐसा मौजू हमारे साथ मौजूद है, मौजू जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, और ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएंगे और सेहत के हवाले से जितने मसाइल हैं उन पर बात करेंगे। इंसानी सेहत ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है। वो कहते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए जैसे खून की ज़रूरत होती है, ज़िंदा रहने के लिए जैसे सांस लेना ज़रूरी है, ऐसे ही सेहत को बरकरार रखने के लिए अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़रूरी है। और आज हमारे साथ डॉक्टर ज़ुबैर मौजूद हैं। आप माहिर ग़िज़ाइयत हैं, एक्सपर्ट हैं, और उनके तजर्बात से, उनके मुशाहिदात से सीखेंगे और जानेंगे कि कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल हमारी सेहतमंद ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप GNN के स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए और अपने कीमती वक्त से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच GNN फैमिली कि आप सब ने मुझे यहाँ पे मदऊ किया कि मैं सेहत पे बात कर सकूँ, क्योंकि सेहत जो है वो हमारा सबसे अहम जुज़ है। हम अगर अच्छी सेहत होगी तो हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और सेहत जो है वो बेसिक नेसेसिटी है हर ह्यूमन बीइंग की। तो अगर सेहत अच्छी नहीं है तो इसका मतलब आप अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि आप एक अच्छा एसेट बना लें, आप एक अच्छा घर बना लें, अच्छी एक गाड़ी बना लें, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो वो ऐसे कोई भी एसेट आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप पैसे से घर, गाड़ी, हर चीज़ ख़रीद लेंगे, लेकिन पैसे से आप सेहत नहीं ख़रीद सकते। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे वालिदैन हैं, वो हमें बताते हैं कि बच्चे सेहत ही सबसे बड़ी दौलत होती है, और हम दौलत के हमारे यहाँ जो कामयाबी के तसव्वुरात हैं वो अलग हैं। अब सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत सी ग़िज़ाएँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, मल्टी वाइटामिन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, उसके अलावा कुछ ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है कि आपने प्रोटीन लेनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि सेहत के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि एक हदीस का मफ़हूम है कि शहद में 100 बीमारियों का इलाज है, लेकिन अगर शहद की पूरी बोतल को आप पी लें तो इसका मतलब है कि आप बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल तो ऐसे ही उसको है। मुतवाज़न ग़िज़ा कैसे हमने लेनी है, मुतवाज़न कैसे ख़ुद को रखना है, तो इसलिए आज हमने आपको इनवाइट किया है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि गट क्या है? ये गट है, गिट है, ये क्या है? जी, अच्छा, बेसिकली गट जो है इसको हमारा सेकंड ब्रेन यानी दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं वो बेसिकली उसकी डाइजेशन हमारे मुंह से शुरू होती है। इसमें हमारी स्लाइटली जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं थ्रू सलाइवा, एक एंजाइम। उसके बाद फूड कैनाल में हमारा खाना आता है, फिर हमारे मैदे में आता है, फिर उसके बाद हमारी छोटी आंत में आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको बेसिकली आपकी गट भी कहा जाता है। आपके ओवरऑल जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी गट कहा जाता है। अब गट को सेकंड ब्रेन क्यों कहा जाता है? जितना आपने खाना खाया है वो आपकी बॉडी में जाके लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें जितनी न्यूट्रिशन होती है वो रीअब्जॉर्ब होती है आपके ब्लड के अंदर। बाकी जितने फासिद मादे, वेस्ट मटीरियल होता है वो यूरिन और फीसिस के जरिए बॉडी के ज़रिए निकल जाता है। ठीक है, अगर आपकी गट ही नहीं हेल्दी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप बीमारियों का गढ़ बन सकते हैं, क्योंकि गट के अंदर आपकी सारी जाके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होनी है। जो खाना पीना खाया वो सारा गट के ज़रिए होना है। अगर गट ही नहीं हेल्दी तो इसका मतलब है कि आपको वो न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक गट की स्मॉल सी डेफिनेशन है। अब गट जो है वो बेसिकली 2 बैक्टीरियाज़ का मस्कन है।
ठीक है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, ठीक है। अब गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की स्पेसिफिक रेशो होती है। हमारी गट के अंदर इतने ज़्यादा बैक्टीरिया हैं कि इतने हमारी स्किन के ऊपर भी प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब वो जो बैक्टीरिया गुड और बैड हैं उसकी जो प्रोपोर्शन है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो आपको बहुत से मसाइल हो सकते हैं, यानी मैदे के मसाइल हो सकते हैं, खुराक सही से डाइजेस्ट नहीं होगी, या आपको लूज़ मोशन लग सकते हैं, आपको स्किन डिसऑर्डर जैसे सोरासिस है ये भी हो सकता है, या आप बार बार बीमार हो सकते हैं, ठीक है। और उन गुड और बैड बैक्टीरिया की रेशो को मेंटेन करने के लिए आपको ख़ास एक ग़िज़ा चाहिए होती है। डॉक्टर साहब देखने में यह है, देखिए हम 2025 में चल रहे हैं जी बिल्कुल। और मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, दूसरी साइंस ने भी तरक्की की है, लेकिन मेडिकल साइंस भी हर गुजरते दिन और लम्हे के साथ तब्दील हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। जैसे वो कहते थे कि किसी जानवर ने काटा तो उसके 14 टीके इंजेक्शन लगते थे पेट में, और उसके बाद अब वो सिर्फ एक इंजेक्शन लगता है। फिर वैक्सीन आ गई, अभी हम कोरोना से लड़ रहे हैं तो वैक्सीनेशन आ गई है जो एंटीबॉडीज को जनरेट करता है, ताकि जब अगर वो वायरस दोबारा हमलावर हो तो एंटीबॉडी जो ऑलरेडी जनरेट है वो उसका मुकाबला कर सकें। जी बिल्कुल। बेसिकली इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। आप मेरे से बेहतर जानते हैं जाहिर जी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर गुजरते दिन के साथ बीमारियां बढ़ रही हैं। सबसे पहले बताइए इसकी क्या वजह है? ये हमारा ग़िज़ा क्या मुतवाज़न होना, एतदाल ना होना, यही इसकी अलामत है कि कुछ और भी है? जी, जैसे आपने गट पे बात की, जो गट है वो आपका टोटल इम्यून सिस्टम भी है। अगर आपकी गट अच्छी है, आपके गुड बैक्टीरिया बहुत अच्छे हैं, जैसे आपने कोई बीमारी आएगी तो डेफिनेटली बात है वो बैड बैक्टीरिया के साथ जंग लड़ेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे और आपको उससे बचा लेंगे, ठीक है। अगर आपकी गट ही नहीं अच्छी, उसके पास गुड बैक्टीरिया ही नहीं है, डेफिनेटली बात है आपका क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा। और हमारी खुराक दिन ब दिन अवेलेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन उतनी ही खुराक हम गलत इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ हम एक हेल्दी चॉइसेस को लेके जा रहे थे, हमारे दिन का आगाज़ लस्सी के साथ होता था, दही के साथ होता था, वहाँ अब दिन का आगाज़ किसके साथ हो रहा है? हमारे दिन के आगाज़ में चाय कॉफ़ीज़ आ गई हैं जो हमारी गट को डैमेज कर रही हैं जाके, ठीक है। मैंने आपसे चाय कॉफ़ी पे भी स्पेसिफिक बात करनी है। अच्छा जी, तो हमारा क़ुव्वत जो जितना भी हमारा इम्यून सिस्टम है वो टोटली जो हम खाते हैं वैसे ही हमें देता है, ठीक है। अगर हमारी खुराक ही अनहेल्दी है, हम सारा दिन प्रोसेस फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, शॉर्मास खा रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, बेकरी आइटम्स ले रहे हैं, तो ये सारी हमारी जाके बॉडी के अंदर डैमेज करें, क्योंकि बैलेंस ही नहीं है। हमें एक बैलेंस अमाउंट में हर चीज़ चाहिए, हमने वो बैलेंस ही तोड़ दिया हुआ है। हमने सिर्फ स्पेसिफिक फूड ले लिए हैं, बाकी हम फूड ग्रुप्स को इग्नोर कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाएगा। आपने बैलेंस की बात की, बैलेंस डाइट की बात की। इंसानी जिस्म में प्रोटीन की भी एक ख़ास मकदार का होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और सबसे पहले बताइए कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है, उसकी क्या रेशो है? जी, देखें, अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो आपको 0.6 पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन से लेकर 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अगर आपने वेट रिड्यूस करना है तो आपको 0.8 से लेकर 1.6 तक पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अगर आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, लाइक जिम कर रहे हैं, आप उसमें वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं जिसमें आपकी बॉडी से जो है प्रोटीन टेयर एंड वेयर की फॉर्म में जा रहा है, या आप ऐसा कोई एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, या आपकी डाइट बहुत क्रैश है जहाँ आपका लीन मसल मास जा रहा है, तो वहाँ आपकी प्रोटीन इंटेक 2 ग्राम जो है पर केजी बॉडी वेट तक भी जा सकती है। वो हर इंसान की दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसकी एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। आपने जिम की बात की है, द पीपल हु आर वर्किंग इन जिम, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर बैठा होता है। जी बिल्कुल। वो इंस्ट्रक्टर ही डॉक्टर है। बिल्कुल। वो उसने पीछे बाल्टियाँ रखी होती हैं प्रोटीन की, ठीक है, वो मैं नाम नहीं ले सकता जाहिर है। वो मुख्तलिफ किस्म की बाल्टी हैं, उसको वो बेचता है, ये 10,000 की है, ये 20,000 की है। वो कहता है आपने अपना साइज़ कितना करना है बॉडी का? वो कहता है जी मेरा मसल इतना हो जाए, मेरा शोल्डर ऐसे हो जाए। वो कहता है ये 10,000 में हो जाएगा। मैंने कंपटीशन खेलना है, ये 35,000 में हो जाएगा, ये 40,000 में हो जाएगा। और उसके जब हम आदाद शुमार देखते हैं तो रेशो यही है कि जिम के लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा उनकी अमवात हो रही हैं। उसकी वजह यही है कि वो डाइटिशियन नहीं है, न्यूट्रिशनलिस्ट नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, वो सिर्फ एक जिम कोच हैं। जी बिल्कुल। अब वो सजेस्ट करते हैं और उसमें हार्ट फेल हो रहा है नौजवानों को, गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, और उनको मसाने के मसाइल आ रहे हैं, बिल्कुल, और यहाँ तक कि कोई ऐसी डायबिटीज़ हो रही हैं, डायबिटिक पेशेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये प्रोटीन की मिकदार जो जिम वाले करते हैं, आपकी क्या राय है और इस पर हम ओवरकम कैसे करें? डाइटिशियन के पास हैं?
अच्छा सर, देखें मैंने जैसे बताया कि हर इंसान को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम जिम जाते हैं तो हमारा एक बेसिकली सिनेरियो होता है या विश होती है या हमारा ड्रीम होता है कि ओवरनाइट हमारे डोले बन जाए। हाँ जी। ठीक है, ओवरनाइट हम अपने मसल को बिल्ड कर लें। लेकिन मसल बिल्ड करने के लिए या बॉडी को एक अच्छी शेप में लेके आने के लिए आपको वीक, मंथ्स और ईयर चाहिए होते हैं। जैसे आप वेट गेन करते हैं 4-5 सालों में किया है, तो आपको मसल बिल्ड करने के लिए भी एटलीस्ट थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए, सब्र चाहिए, ठीक है। वो आप अपनी नेचुरल डाइट से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपने कोई बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला लड़ना है, आपने एथलीट बनना है, देन अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट करें। अगर आपने जस्ट अपनी हेल्दी फिजिक मेंटेन करनी है तो वो सारी चीज़ें आप अपनी डाइट से पूरी कर सकते हैं, आपको कोई सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। आपने ये जिस तरह अर्ज किया ना कि अगर आपने कोई कंपटीशन करना है, मुकाबले में जाना है, एथलीट बनना है, तो जरूर उसके लिए आपको प्रोटीन का इस्तेमाल इन चीज़ों का करना होता है। लेकिन उसके साथ आपके साथ कोच होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, डॉक्टर प्रॉपर होता है, सर्टिफाइड लोग होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। अब देखें ना, आप गली मोहल्ले में आप एरिया को विजिट करें, आपको 2 से 3 जिम मिलते हैं जी, ठीक है। अब 16 साल का जवान जाके वो कहता है जी मैंने अपने मसल्स बिल्ड करने हैं जी बिल्कुल, और वो हो भी जाते हैं जी। अब उसमें क्या होता है, स्टीरॉइड्स दे देते हैं, वो इंजेक्शंस की तरफ चले जाते हैं। तो स्टीरॉइड्स की वजह से इतनी डेथ्स हो रही हैं। तो स्टीरॉइड क्या है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये भी बताएं। जी देखें सर, जैसे मैंने प्रोटीन की पहले बात की कि आप नेचुरल सोर्सेज से पूरा कर सकते हैं तो आप उसको लाजमी पूरा करें, ठीक है। दूसरी बात, आपने जिम इंस्ट्रक्टर्स और उसकी बात की, ठीक है। देखें, हर इंसान को अगर उसने वेट रिड्यूस करना है, वेट गेन करना है, उससे पहले अपनी बायोकेमिकल लैब्स करवाए कि उसके गुर्दों का क्या स्टेटस है, उसके लिए आरएफटी टेस्ट होता है। उसके जिगर का क्या स्टेटस है, उसके लिए एलएफटी टेस्ट होता है। उसके ओवरऑल आपकी एब्डोमिनल ऑर्गन्स का क्या स्टेटस है, उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। वो करवाएं। उसके बाद डाइटिशियन से कंसल्ट करें कि आइदर इस वक्त आपके गुर्दे किस हद तक फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, आपकी लीवर का क्या स्टेटस है। अगर आपका लीवर ऑलरेडी फैटी है तो आप उसको क्यों एग्जैजरेट कर रहे हैं। आप अगर लीवर ऑलरेडी फैटी है तो फैट का स्टोर करेगा। अगर आप चेन स्मोकर हैं तो वैसे लीवर फैटी हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसी तरह वो जिम इंस्ट्रक्टर है ना, तो उसको वो आरएफटी को इंटरप्रेट कर सकता है, ना वो एलएफटी को कर सकता है, क्योंकि ना तो उसने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी भी होती है, सर ना वो उसने रिपोर्ट नहीं नोट पढ़ में। सकेंगे डॉक्टर साहब। आप उनके सामने रिपोर्ट रख दें कि ये एलएफटी आरएफटी ये टेस्ट है, वो रिपोर्ट नहीं पढ़ सकेंगे। लेकिन वो अपना प्रोटीन की जो पीछे बाल्टियां उन्होंने सजाई होती है सर ना, उनको नहीं पता कि इसका सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो है बेस लाइन तो नहीं क्रॉस करे, इसके सीरम बिलीरुबिन लेवल बेस लाइन तो नहीं क्रॉस करे, इसके बॉडी में प्रोटीन कितना है, इसके यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है। अगर ये इतना ज्यादा ओवर प्रोटीन ले रहा है, उसके किडनीज को डैमेज कर रहा है और उसके यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि उसके किडनीज जो है मेल फंक्शन की तरफ जा रहे हैं, झाग बनना शुरू हो जाएगी, झाग बनना शुरू हो जाएगी। सर इसके लिए बेसिकली जब भी कोई आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाएं तो आपको एटलीस्ट अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, आपको अपनी बेसिक लैब्स करवानी चाहिए और उसके बाद देखें कि जो आप प्रोटीन ले रहे हैं उसके बाद आपको एसिडिटी, मैदे में जलन तो नहीं हो रही, आपके पेट में ऐसा एक्स्ट्रा गैस तो नहीं बन रही। अब 15-20 हज़ार खर्च करके आप आर्नल्ड और रोनी कॉलमैन तो नहीं बन सकते नहीं सर, ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। अगर आप उनकी स्टोरीज पढ़ के देखें तो वो 1-2 महीने के अंदर जो अपने मसल नहीं बिल्ड करते, उन्होंने 4-6 साल लगाए होते हैं। वो डेली बेसिस पे अपने वर्कआउट्स कर रहे होते हैं, वो अपनी डाइट बहुत अच्छी ले रहे होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ डाइट को छोड़ दें, हम शॉर्ट कम्स लेके हम दवाइयाँ, गोलियाँ, पाउडर पी के मसल बिल्ड कर लें, तो उससे आपको कोई फायदे नहीं मिलेंगे और साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। दूसरा आपने बात की थी स्टीरॉइड्स की। सर स्टीरॉइड्स में जो वो लोग आपको दे रहे होते हैं ना, उन लोगों को खुद भी नॉलेज नहीं होता है कि स्टीरॉइड्स आपकी बॉडी में जाके क्या डैमेज करेंगे। वो आपके जिगर का बेड़ा गर्क कर देते हैं, क्योंकि आपका जिगर ही वाहिद एक ऑर्गन है जो टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। स्टीरॉइड का ही मतलब है कि आप अपनी बॉडी को एक नॉर्मल लिमिट से कोई एक्स्ट्रा चीज़ दे रहे हैं, और वो जो एक्स्ट्रा चीज़ दे रहे हैं उसको टॉलरेट किसने करना है, जिगर ने करना है। अब आप उनकी एलएफटीज आरएफटीज करवा के देखेंगे जिसके अंदर कोई एंजाइम होते हैं, जैसे एसजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलाइन फॉस्फेट है, वो सारे बड़े हुए होते हैं, क्योंकि जिगर बेचारा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो इतना ज़्यादा डिटॉक्सीफाई नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि लीवर ने काफ़ी चीज़ें आपकी बॉडी से मेटाबोलाइज करनी होती हैं। लेकिन जब आप उसको लिमिट से ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं, आप अपना लीवर भी डैमेज कर रहे हैं, किडनी भी डैमेज कर रहे हैं। और मोस्टली क्या होता है कि काफ़ी जो जितने भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या मसल बिल्ड कर रहे हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर के इश्यूज भी आ रहे होते हैं, प्रोस्टेट इनलार्ज भी आ रहा होता है। आपने अपनी बॉडी को डीकम्प्रोमाइज कर दिया है। आपने प्रोस्टेट की आपने बात की, तो अब तो 40 साल के बाद ये इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, फिर वो टैबलेट्स पे लग जाते हैं कि जिनको प्रोस्टेट के मसाइल हो रहे हैं। जी बिल्कुल। एक पहले हम सुनते थे 70 साल के बाद वो प्रोस्टेट की हदूद बढ़ती थी और फिर वो यूरिन में रुकावट आ जाती थी, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली 40 साल के बाद कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिनके प्रोस्टेट के मसाइल हैं, और ये बड़े संगीन मसला। मतलब 40 साल में ही आप एक ऐसी बीमारी को अब अपनी पूरी ज़िंदगी साथ लेके चलेंगे जिसका वजूद ही नहीं था 40 सर। उसकी बेसिक रीज़न है कि हमारे जितनी भी मेडिकेशंस हैं वो टॉफ़ियों और गोलियों की तरह बिकती हैं। हम डिस्पेंसर के पास जाते हैं कि जी पेन किलर दे दें,
अब पेन किलर्स आपको गुर्दे की पत्तियां भी करवा सकता है, पेन किलर्स आपके प्रोस्टेट को भी डैमेज कर सकता है, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, और उसके अलावा प्रोटोन इनहिबिटर जैसे मेप्राजोल जैसी टैबलेट्स हैं वो हम धड़ाधड़ खा रहे हैं। हमारे यहाँ पे बेसिकली एक नॉलेज जो है वो तो है ही है। अगर डिस्पेंसर है तो वो गांव के अंदर डॉक्टर है, और अगर एक हॉस्पिटल के अंदर पोची लगा रहा है तो वो शाम को जाके गांव में एक डॉक्टर की सीट पे बैठा हुआ है, वो आपको वो दवाई दे रहा है जिसका उसको नॉलेज ही नहीं है। अच्छा, इसमें एक और भी बात है कि देखिए जब आप प्रोटीन ले रहे हैं उसकी मिकदार आपको आपके न्यूट्रिशन ने, वो जिम इंस्ट्रक्टर ने नहीं बताई। अब अगर आपने उसकी मिकदार बिल्कुल उतनी ले ली है जितनी आप ले सकते हैं, अगर हम इसको सपोज कर रहे हैं, तो आप उतना वर्कआउट ही नहीं कर रहे, वो उल्टा ड्रॉबैक आ जाएगा। आप पानी नहीं पी रहे, कि आप प्रोटीन ले रहे हैं उसके साथ पानी का इंटेक भी आपको ज़्यादा करना है। अब जब आप इंटेक उसको ज़्यादा नहीं कर रहे तो वो डेफिनेटली उसका जो सारा बर्डन बोझ है वो गुर्दों पे जा रहा है। सर उसका देखे ना, वो प्रोटीन बाय नेचर एसिडिक होता है। आपके साथ बैठ के देखे मेरा भी दिमाग चलना शुरू हो गया चीज़ों के साथ। सर देखिए, प्रोटीन बाय नेचर एसिडिक होता है, ठीक है। आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपने जो ह्यूमन बॉडी है वो बाय नेचर अल्कलाइन होती है, आपका जो ब्लड है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, 7.35 उसकी पीएच होती है, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन है। आपने एक हाई अमाउंट में प्रोटीन लिया है तो उसको अल्कलाइन करने के लिए वाटर नीड भी तो चाहिए, वो हम नहीं लेते। हम जाते हैं जिम में जी, 4-5 स्कूप डाले वे प्रोटीन के, जिम किया, वापस आए, 8-10 अंडों की सफेदियाँ की, उसके बाद जी वो एल कार्निटीन खा लो, क्रेटानिन खा लो। ओ भाई इसकी ज़रूरत क्यों है? उससे ये सवाल तो पूछें ट्रेनर से कि जब मुझे दे रहे हो, एफडीए अप्रूव है, इसमें लेड की कितनी मिकदार है, इसमें टॉक्सिन्स कितने हैं, ये किस कंपनी का बना हुआ है, इसका हिलाल सोर्स है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। हम लोग लेबलिंग पढ़ते नहीं, हम अंधाधुन उठाते हैं, खाना पीना शुरू कर देते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जो भी आ जाए बस उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हमारे यहाँ एक कन्फ्यूजन है जी, वाइटामिन्स और मल्टीवाइटामिन्स, इसमें क्या फ़र्क है? ये दोनों एक ही चीज़ है? अच्छा देखें सर, वाइटामिन और मल्टीवाइटामिन दो डिफरेंट डेफिनेशन इसकी बनती हैं। वन वाइटामिन डी, जैसे आप वाइटामिन डी ले रहे हैं वो सिंगल वाइटामिन है, ठीक है। अब इसको अगर आप ले रहे हैं सरबैक्जी की फॉर्म में, उसमें आपको वाइटामिन डी भी मिलेगा, ई भी मिलेगा, के भी मिलेगा, B12 फैमिली मिलेगी, ये मल्टी वाइटामिन मिलेगी, ठीक है। अब मल्टी वाइटामिन अगर आप कहें कि वो आपकी पूरी जितनी, अगर आपको जी सर दर्द हो रहा है, आपको थकावट हो रही है तो उसे कवर कर लेगा, तो नहीं। मल्टी वाइटामिन जस्ट एज अ इंश्योरेंस आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको बैलेंस डाइट ही चाहिए होगी। आप कोई भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट उठा के देख लें, उसके ऊपर लिखा होता है ये किसी भी बीमारी के लिए नहीं है। आपको अगर कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ट्रीट करना है, उसके साथ आपको मुतवाज़न ग़िज़ा लेनी है, वो नोट लिखा हुआ होता है। आपने सर्बैक्जी का नाम लिया है तो सर्बैक्जी के साथ पानी के इंटेक भी बढ़ा देना चाहिए फिर। डेफिनेटली। अब वो वैसे सर्बैक्जी लेते रहेंगे तो उसका वो फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान शुरू हो जाएगा। अब इसमें जिंक भी, जिससे आप अभी बता रहे थे, तो इवियन है, लोग इवियन की तरफ चले जाते हैं कि वो भी मल्टीविटामिन है। तो मल्टीविटामिन के लिए भी आप लोगों के पास आना होगा ना कि हमारी एज के हिसाब से क्या सूट कर रहा है, हम वर्कआउट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। देखें मल्टीविटामिन की भी टॉक्सिसिटी होती है, ज़्यादा मल्टीविटामिन लेना भी आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं। जैसे कि आजकल मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ट्रेंडिंग के ऊपर है, ठीक है। अगर आप अपनी डाइट से एक अच्छा मैग्नीशियम ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप एक्सेसिव मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट में जाते हैं तो आपको गुर्दों के मसाइल हो सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, आपकी दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है, ठीक है। इसी तरह विटामिन डी की भी टॉक्सिसिटी होती है। अगर आप विटामिन डी बगैर टेस्ट करवाए, बगैर तजवीज़ किए हुए 2-2 लाख यूनिट खाते जा रहे हैं और वो टॉक्सिसिटी में जा रहा है, तो उससे क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में जो है वो आपके जो बेसिकली गॉल ब्लैडर है, पित्ते, उसमें पथरी बन सकती है। आपकी टॉक्सिसिटी की वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन, यानी बोन में जाकर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन है वो कम हो सकती है, और बहुत से मसाइल आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक्सेसिव इनटेक ऑफ मल्टीविटामिन्स जो है विदाउट तजवीज़ किए हुए किसी भी आपको किडनी डिसऑर्डर की तरफ लेके जा सकता है। और हमारे यहाँ कोई भी जो मल्टीविटामिन ऑनलाइन उठाते हैं बगैर किसी अपनी लैब करवाए के, आके आपको डेफिशिएंसी है या नहीं है, हम खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डिहाइड्रेशन क्या है? अच्छा, डिहाइड्रेशन बेसिकली वर्ड निकला है हाइड्रेशन से, ठीक है। हर इंसान को एक खसूस अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड होता है, ठीक है। आपको पानी के एक मखसूस अमाउंट चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेल हैं तो उनको 3 लीटर चाहिए, फीमेल है तो उनको 2 लीटर चाहिए। ये मौसम गर्मा, मौसम सरमा दोनों में देखें, मौसम जब गर्मा आता है तो बेसिकली क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर बढ़ जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो 37 है, लेकिन जैसे अब बाहर जा रहे हैं तो 40-45 टेम्परेचर है, तो आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, तो उसके दौरान आपको पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी
आपकी अगर हाइड्रेशन नहीं पूरी हो रही, आपका जिस्म जो है वो 70% पानी से बना हुआ है, ठीक है, आपने उसको 2 लीटर पानी की ज़रूरत थी, आपने उसको नहीं दिया, तो इसका मतलब है आपने उसको डिहाइड्रेट कर दिया, आपने उसको पानी की कमी की तरफ लेके चले गए। इसके पानी की symptoms कमी क्या होते हैं? अच्छा आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, चक्कर आना, सर आपके हर वक्त सर दर्द रहना। आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, ठीक है, आपकी स्किन ड्राई हो रही है। डिहाइड्रेशन का सिंपल सी टूल टेस्ट है कि आपने यहाँ से स्किन को पकड़ा है और अगर फ़ौरन से स्किन आपकी नीचे नहीं गई और आपकी स्किन यहाँ इंटैक्ट रह गई या नीचे नहीं जा रही, इसका मतलब है कि आप डिहाइड्रेटेड है। अच्छा, ये मैं भी चेक कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप पिंच ऐसे यहाँ से पकड़ें, ठीक है, और इसके बाद छोड़ दें। अगर फ़ौरन आ गई है नीचे तो इसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड नहीं ये है, फौरन आ गई है इसका तो आप डिहाइड्रेटेड नहीं है। इसका मतलब है कि आप 8 से 10 या 10 से 12 गिलास पानी एक दिन के पी रहे हैं, ठीक है। और अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, लिप्स ड्राई हो रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है और यहाँ आपको भूख बार बार लग रही है, तो इसका मतलब है ये आप डिहाइड्रेटेड है। मुसलसल सर दर्द रहना भी इसका एक सिम्टम है? बिल्कुल, मिग्रेन डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। अच्छा, मिग्रेन जो है वो डिहाइड्रेशन उसका एक सबब है? हो सकता है, डेफिनेटली सकता है। बिल्कुल हो सकता है। डिहाइड्रेशन काफ़ी इसमें आर्टिकल्स जो है रिसर्च पब्लिश हुई हैं कि अगर आप पानी का इंटेक पूरा नहीं करें तो आपको सर दर्द हो सकता है। तो खाली इसमें पानी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा कि साथ कोई मेडिकेशन होगी, कोई ORS वगैरह जो? देखिए, अगर आप समर्स की बात करें तो समर्स में जैसे कि हीट वेव या हीट स्ट्रोक आप शिकार हो जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप बाहर गए, बाहर आप धूप में खड़े रहे, 40-45 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आया, उसके बाद आपने कपड़ों के महसूस किया कि वाइट वाइट से स्पॉट आ गए, तो उसमें क्या किया कि आपने अपनी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस कर दी हैं, जिसमें सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, जितने भी मिनरल्स आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आपने क्या इसको, वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं? जी जी बिल्कुल, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, वो आपने लॉस कर दिए हैं, ठीक है। आप घर आते हैं और आप महसूस करते हैं कि आपको चक्कर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बात है इस वक्त आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है, जिसमें आप लीमू की शिकंजी ले सकते हैं, आप लस्सी ले सकते हैं, इसके अलावा आप लेमन चिया सीड वाटर ले सकते हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि सिम्टम काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं, आपको मतली आ रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आंखों का आगे अंधेरा आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुके हैं, आपको लो लग गई है आसान अल्फाज में, तो आपको फ़ौरन से करीबी हॉस्पिटल में रिजू करना चाहिए। और वो जाहिर है आपको उल्टियाँ शुरू हो गई हैं या आपको दूसरे मामला शुरू हो गए, जी तो ये फिर आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। तो हीट स्ट्रोक तो पाकिस्तान में बहुत गर्मी है, लाहौर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो इसके कोई बताएं, इसके कोई हम देखिए इससे हीट बचा कैसे जा सकते देखिए हैं? हीट सर को ढाम के या पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं? देखिए हीट स्ट्रोक जैसे समर्स आती हैं उसमें हमारे पाकिस्तान में केसेस बढ़ जाते हैं, और पिछले चंद सालों के पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी रेशो जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। जैसे समर्स का मौसम आता है तो आपको ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी होती है जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे? ठीक है। जैसे मिसाल को आप खीरा, टमाटर, वाटरमेलन, लीमू की शिकंजी, लस्सी, सत्तू का पानी, ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल को खीरे की ले लें, खीरे में 96% पानी होता है, टमाटर में 88% पानी होता है, तरबूज में 90% वाटर होता है। ये वो खाने हैं जो आपको एनर्जी भी देंगे, इसके साथ साथ आपको वाटर भी देंगे ताकि आपकी हाइड्रेशन भी पूरी हो सके। कुछ पानी आपने वैसे पी लिया रहा और कुछ आपने अपनी बेसिकली डाइट से ऐड कर लिया, तो आपने अपनी हाइड्रेशन प्रॉपर हिट कर ली। अच्छा, इसमें कोई मिथ है कि खरबूजे के बाद पानी पियेंगे तो हैज़ा हो जाएगा, या तरबूज के बाद आपने इतनी देर पानी नहीं पीना, कुछ ऐसी बात? जी नहीं, ये मिथ बस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी है। जिन लोगों को बेसिकली IBS होता है, इसे कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या जिनकी गट सेंसिटिव होती है, अगर वो तरबूज के बाद पानी पियेंगे तो उनको हैज़ा हो सकता है। अच्छा। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तरबूज के अंदर एक हाई अमाउंट ऑफ जो है फ्रुक्टोज होता है। वो क्या करता है, जब आप तरबूज के साथ पानी पीते हैं तो आपकी गट जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाती, क्योंकि फ्रुक्टोज भी आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और वाटर भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लूज मोशन यानी डायरिया हो सकता है। और जिनकी गट सेंसिटिव है तो उनको तरबूज के बाद पानी अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपकी गट सेंसिटिव नहीं है तो आप तरबूज के बाद पानी पी सकते हैं। ये भी हम सुनते हैं कि मछली के बाद दूध नहीं पीना, फुलबेरी के मरीज, फुलबेरी की एक वजह वो है, इस पर भी बात कर दी सर। देखिए, वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिश होती है जिससे आपको जो है बेसिकली विटिलिगो हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल नहीं होता। मैंने तो पूरी जिंदगी फिश के बाद दूध पिया, मुझे तो कभी नहीं हुई। या अदरवाइज ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी होता है। फिश के बाद दूध पिया हुआ? मैंने पिया हुआ है, मुझे तो कभी भी नहीं हुई। हाँ, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी है कि आपकी बॉडी जब आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है तब भी फुलबेरी हो सकती है, इसलिए इसको मछली के साथ बदनाम नहीं किया जा सकता। अच्छा, और ये हमारे यहाँ आप लोग ही बताते हैं कि कैलोरीज, हाँ जी, कैलोरीज के मुझे तो सिर्फ स्पेलिंग आते हैं। कैलोरीज किस तरह से मेजर की जाती हैं? कैलोरीज एक्चुअली होती क्या? आपके पास कौन सा ऐसा आला है जिससे आप इसको मेजर करते हैं कि आज मेरी कैलोरीज इतनी है और इतनी होनी चाहिए? और फॉर इंस्टेंस मैं ये भी ऐड अप कर रहा हूँ एक और चीज़ कि अगर कैलोरीज उतनी ना हो
तो आपको नहीं लगता कि आप साइकोलॉजिकल हिट में आना शुरू हो जाते हैं कि यार आज मेरी कैलोरीज इतनी नहीं रही? अच्छा, मैं आपको इसमें बताता हूँ। कैलोरीज वर्ड जो है बेसिकली जो हम खाना खाते हैं ना, उसको मेजरिंग करने का जो यूनिट है कैलोरीज है, ठीक है। जैसे दूध को हम ml में मेजर करते हैं, मिलीलीटर में करते हैं, ठीक है। सॉलिड चीज को हम ग्राम में करते हैं, ठीक है। इस तरह हम जो खाना खाते हैं उसको जो मेजरिंग करने का यूनिट है वो कैलोरीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उर्दू में निशास्ता कहते हैं, जैसे रोटी या चावल है, उसके 1 ग्राम से आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन के 1 ग्राम से आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन में क्या आता है, आपके अंडे हैं, चिकन है, उसके अलावा आपके चने हैं, दालें हैं, ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। फैट के 1 ग्राम से आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 8 से 10 चम्मच जो है वो चावल खाए हैं, ठीक है, अब हम उसको एक किचन स्केल के ऊपर, जो हमारे पास छोटा विनिंग स्केल है, के ऊपर मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल वो 100 ग्राम है, तो डेफिनेटली बात है उससे आपको 100 से लेकर 120 ग्राम जो है वो बेसिकली कैलोरीज मिलेंगी, क्योंकि हम कैलोरीज उस चावल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है उससे रिलेट करके काउंट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरह हम इस कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं जब हम वेट रिड्यूस करते हैं, जी हमने इतनी कैलोरीज लेनी है और इतनी हमने छोड़ देनी है, ठीक है। उनमें फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने कार्बोहाइड्रेट से कितनी लेनी है, प्रोटीन से कितनी लेनी है, फैट से कितनी लेनी है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ओवरऑल हर बंदे से दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। और कैलोरीज जो हैं वो बेसिकली हमें एनर्जी को मेजर करने के लिए भी बेसिकली हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अब देखने में आ रहा है पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर हाई और ब्लड प्रेशर लो के बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं, फीमेल मेल दोनों में ये चल रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि मुकाबला चल रहा है, जो कहना नहीं चाहिए जी। अब ब्लड प्रेशर हाई की तो सबसे बड़ी वजह ये बताया जाता है कि भाई वो स्ट्रेस में है, परेशानी है, कोई हालत गम है, कोई अपना चला गया तो बीपी हाई का हो गया पेशेंट। हाँ जी। फिर एक वक्त लगता है कि साइकोलॉजिकली आपको उस फेज से बाहर आने के लिए, हाँ जी, वो ट्रॉमा से बाहर आने के लिए। लेकिन आप उसके मरीज बन जाते हैं ब्लड प्रेशर हाई। और ब्लड प्रेशर लो भी टेंशन से होता है। देखें, ब्लड प्रेशर मेजरिंग करने के 2 यूनिट है। हाइपरटेंशन यानी एक बॉर्डर लाइन है कि अगर 139 से आपका अबव जाएगा, ठीक है, जिसको हम अबव लेवल्स कहते हैं, तो इसका मतलब आपको हाइपरटेंशन है। लेकिन अगर आपका 80 से कम आ रहा है, ठीक है, इट्स मीन डैट कि आप हाइपोटेंशन में, यानी आपके ब्लड में प्रेशर लो हो रहा है, ठीक है। उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? अंडरवेट होना, लेस कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का होना, हार्मोनल चेंजेस होना फीमेल्स के अंदर, या उसमें भी स्ट्रेस की वजह से भी उसमें भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अच्छा, और ये ब्लड प्रेशर हाई की तो मेडिसिन होती है ना कि आपका हाई हो रहा है, 1000 किस्म की टैबलेट्स हैं, आपने एक खानी है, एक सुबह एक शाम खानी, डॉक्टर की सजेशन के मुताबिक, प्रेस्क्रिप्शन के बाद। बीपी लो की भी कोई मेडिसिन होती है कि सिर्फ ये क्या मल्टीविटामिन्स लें? नहीं, ब्लड प्रेशर की क्यों नहीं होती? ब्लड प्रेशर की जो मेडिकेशन है वो आपके सोडियम और पोटाशियम लेवल्स को मैनेज करना होता है। बीपी लो की मेडिसिन जी, अगर आपकी बॉडी में सोडियम लेवल्स डाउन होना शुरू हो गए हैं, कम होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली बात है आपका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर 2 ही मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसमें आपका सोडियम है और पोटाशियम है। तो अगर आप एक्सेसिव वाटर इनटेक भी आपका बहुत ज़्यादा है, यानी आप 15-16 ग्लास पी रहे हैं, तो उस सूरत में भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी से सॉल्ट जो है सोडियम लॉस हो चुका हुआ है। इसके अलावा अंडरवेट होना, या इसके अलावा आपके स्ट्रेस फैक्टर हो सकते हैं, या आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें वो ग़िज़ाएँ शामिल नहीं हैं, जिसकी वजह से आपका सोडियम और पोटाशियम का जो बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर के लिए आपको बैलेंस डाइट चाहिए होती है, वो डाइट चाहिए होती है जिसके अंदर आपको एसेंशियल सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। और ये हमारे यहाँ एक चीज़ ऐसी आ चुकी है जिसके बगैर हम रहते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि खाना हजम ही नहीं हो रहा, खाना खाया नहीं जा रहा, और ये 4 साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक के बूढ़े आदमी तक की ये रूटीन है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, बोतलों के बारे में। जब आपने डिहाइड्रेशन पे बात की थी तो मैं कोल्ड ड्रिंक पे बात करना चाह रहा था, लेकिन आपने अच्छा क्वेश्चन हाँ जी, मैंने चूंकि मैं इस तरह से आया ना एक फेस के साथ के बच्चों से ऊपर की जाने। अभी कोल्ड ड्रिंक्स कितना नुकसानदेह है हमारे लिए? सर देखें, जैसे समर्स आती हैं ना, तो हमारा कंसेप्ट होता है जी जो गर्मी है उसको हम ठंडी कोल्ड ड्रिंक से रिप्लेस कर लें, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक क्या करती हैं कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देती हैं हाई शुगर लेवल्स की वजह से, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही आपने महसूस किया होगा कि मीठी कोई भी चीज़ खाने के बाद आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स आपको फर्दर डिहाइड्रेट करती हैं, आपको हाइड्रेशन नहीं देती। और अगर आप गर्मियों की बात करें तो आपने डिहाइड्रेशन से बचना है, तो सबसे पहले अपनी कोल्ड ड्रिंक को आपको रिप्लेस करना होगा नींबू की शिकंजी के साथ, लस्सी के साथ, लेमन चिया सीड वाटर्स के साथ, या प्लेन वाटर्स के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब ये बड़ी ख़तरनाक बात है, हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं या हम कहीं मेहमान बन के जाते हैं ना, तो सबसे पहला गिला ये होता है, लो जी उन्होंने हमें बोतल ही नहीं पिलाई। सर अगर आप इससे 10 साल पीछे जाएंगे तो हमारे गांव में क्या होता था कि लस्सी सर्व की जाती थी,
आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो जो हमारी जो पहली सर्विंग डिश होती थी वो लस्सी होती थी। अब हमने वो जो एक अच्छी प्रोबायोटिक जो आपको हाइड्रेशन देगी, जो आपको न्यूट्रिशन देगी, उसको हमने रिप्लेस कर दिया न्यूट्रिशन लेस फूड के साथ। यानी वो बेसिकली क्या है, एसिड है, चीनी है और पानी है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। और इसको मैं बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स को जीरो न्यूट्रिशन काउंट करता हूँ। इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अगर आप सर एक लाइन में जुबान मुझे का बताएं, चस्का है। अगर आप एक लाइन में मुझे बताएं, कोल्ड ड्रिंक्स इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। सर पिछले 20 सालों के अंदर जितनी कोल्ड ड्रिंक पीने से हमवात हुई ना, शायद किसी और खाने अच्छा। से नहीं हुई होंगी। सर देखें, कोल्ड ड्रिंक आपको कोई न्यूट्रिशन तो नहीं दे रही, और 4 साल का बच्चा भी फीडर में डाल के पी रहा है। तो सर वो आप उसकी हड्डियां खो रहे वालिदा हैं, खुद उसको उसमें देती फास्फोरिक एसिड है, आप उसकी हड्डियां खो रहे हैं। वो कहे तो कहती है बहुत पसंद करता है। हाँ, वो इसलिए पसंद करता है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो एसिड डाले जाते हैं वो आपकी जुबान को एक टिंगलिंग सेंसेशन देते हैं, वो आपको एक चस्का देते हैं कि आप उसको बार बार पिए। ठीक है। अच्छा, ये पैकेट का दूध भी बात कर रहे हैं। पैकेट का दूध, जो क्या आप डाइटिशियन है, एक्सपर्ट है, पैकेट का दूध इंसानी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? सर नहीं नुकसानदेह, पैकेट का दूध नहीं नुकसानदेह, क्योंकि अगर वो आप किसी एक अच्छी कंपनी का परचेज करें जो वेल नोन है, जिन्होंने उसकी फैट की परसेंटेज मेंटेन की हुई है, प्रोटीन लेवल्स मेंटेन किए हुए हैं, और वो वेल पास्चराइज है, टेट्रा पैकिंग के अंदर आया हुआ है, तो वो सेफ है। नहीं, वो एक आम आदमी तो नहीं उसको पढ़ सकता ना। देखें, अब हमारे यहाँ बल्कि एक वाकया मुझे याद आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस हुआ था। जी जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना वो रूलिंग दी, एक फैसला दिया था कि जो दूध के पैकेट हैं, जो कंपनी है, वो उस पर मिल्क लिखें, वरना वो वाइटनर लिखें। जी बिल्कुल। अब वो वाइटनर लिखा हुआ है कहीं। जी जी, आप बात इस वक्त कर रहे हैं वाइटनर की और मिल्क की। जी हाँ। ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आता है वाइटनर, जिसमें दूध जो है वो सिर्फ ओनली 40% होता है, 60% अदर थिंग्स आ जाती हैं, जिसमें पानी आ जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स आते हैं, बाकी वो वाइटनर्स है। अगर आप प्योर मिल्क की बात करें, लो फैट मिल्क अगर आपको बॉक्स के अंदर मिल रहा है और अच्छी वेल नोन कंपनी का, जिन्होंने उसकी शेल्फ लाइफ यानी पास्चराइजेशन अच्छी की हुई है, उसकी टेट्रा पैकिंग अच्छी की हुई है, उसको रूम टेम्परेचर के मेंटेन किया हुआ है, तो आप पी सकते हैं, सेफ है। और वो चाय और कॉफ़ी, सर देखें, अगर गर्मियों के अंदर अगर आप 2 कप चाय पी रहे हैं तो इट्स सेफ, अगर आप 2 कप कॉफ़ी भी पी रहे हैं तो इट्स सेफ। ठीक है। लेकिन अगर आपको नींद के मसले हैं, आपके मैदे में जलन होती है, तो आपको अपनी चाय और कॉफ़ी का इंटेक लिमिटेड कर देना चाहिए। मैं चाय पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा, अदरवाइज पाकिस्तानी जो है मेरे साथ लड़ पड़ेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी दिल दादा है चाय के। मैं सर 13-14 कप पीता हूँ चाय के। ये तो बेड़ा घर कर रहे हैं आप अपने में। अच्छा जी। क्योंकि कैफ़ीन की भी एक ख़ास अमाउंट आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट लेना आपको एडिक्टिव कर देगा। कैफ़ीन का भी आपके मैदे के मसाइल बढ़ सकते हैं, मैदे में जलन हो सकती है, अदरवाइज आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो सकती है। क्योंकि 2 कप तक आपके लिए जो कॉफ़ी या ग्रीन टी या चाय लेना बिल्कुल सेफ है। अगर आप सारा दिन सिर्फ चाय ही पीते हैं तो फिर आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। और पेट की चर्बी, कोई ऐसा आप कोई फार्मूला टोटका बता दूंगे, अजवाइन डालें, ये डालें, या कोई पढ़ने के लिए कुछ बता दें, क्योंकि पेट की चर्बी जो है, या कोई पीर का वजीफा बता दो, कुछ भी ऐसा बता दें कि वो हम एक्चुअली शॉर्टकट्स हर बंदा तलाश कर रहा होता है। हम ज़्यादा मेहनत उस तरह नहीं, हम कहते हैं रिजल्ट ज़्यादा आ जाए, मेहनत कम हो। बिल्कुल। तो कोई ऐसा फार्मूला है पेट की चर्बी कम करने का? सर सबसे पहले तो आपको रूट कॉज ढूंढनी चाहिए कि पेट की चर्बी बढ़ी क्यों है। आपका खाना खा के सो जाना, विस्करल फैट बढ़ा क्यों है, खाना खा के सो जाना? नहीं सर, इसमें बहुत सी चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं, सिर्फ खाना नहीं है। हम लोग शायद समझते हैं सिर्फ खाने की वजह से पेट की चर्बी बढ़ रही है। इसके और बहुत ज़्यादा रीज़न होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, फैटी लीवर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, लाइक मेल्स में टेस्टोस्टेरोन्स का कम हो जाना और फीमेल में ईस्ट्रोजन का कम हो जाना आपकी पेट की चर्बी बढ़ा सकता है। आजकल इंसुलिन रेजिस्टेंस पे हम काम ही नहीं कर रहे, फैटी लीवर पे काम ही नहीं कर रहे। ये वो रीज़न है जो आपकी पेट की चर्बी बढ़ा रहे हैं। इसको कैसे कम किया जाए? इसको कम करने का बहुत ही आसान रीज़न है, कैलोरी डेफिसिट, मॉडरेट प्रोटीन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इन 3 चीज़ों पे काम कर लें, हाइड्रेशन को मेंटेन कर लें, स्ट्रेस को मेंटेन कर लें, पेट की चर्बी कम हो जाए। आज के नौजवान का एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि उसको नींद नहीं आती। ये ग़िज़ा मुतवाज़न नहीं है, उसकी एक वजह है कि इसकी कुछ और वजूहत है, मोबाइल फ़ोन है। सर देखें, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने एक आपका सर्कीडियम रिदम साइकिल रखा हुआ है कि मगरिब से लेकर इशा तक आपकी बॉडी में एक हार्मोन है मेलाटोनिन जो एक्टिव होता है, जिसका काम है आपको सुलाना। और कुदरती तौर के ऊपर आपको रात इस टाइम में लेकर 7 बजे से 11 बजे तक एक दफ़ा ऊँग लाजमी आती है। जी हाँ। हम सोए ना सोएं ये हमारी ख़राबी। और इस दौरान हम क्या करते हैं, हम अपनी आंखों को डार्क यानी अंधेरा देना या ग्रीन लाइट या येलो लाइट देने की बजाय हम मोबाइल की ब्लू लाइट देते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है कि मेलाटोनिन कहता है भाई जाओ भाड़ में,
स्ट्रेस हार्मोन आ जाता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करता है, फ्लाइट एंड फाइट मोड, लड़ लो या भाग जाओ। उससे क्या होता है, हम लेट नाइट खाना भी खाते हैं, लेट नाइट जागते भी हैं, एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं, जिससे पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और वही बात आ जाती है इसमें, मोबाइल एडिक्शन और अनकंट्रोल ईटिंग, ये आपका बेली फैट बढ़ा रहे हैं। इसका बेस्ट तरीकाकार ये है कि अपनी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करें। इशा के बाद अपनी मोबाइल स्क्रोलिंग छोड़ दें। मोबाइल स्क्रोलिंग आपकी अनदर फॉर्म ऑफ स्मोकिंग है, यानी सिगरेट पी लें या मोबाइल देख लें, एक ही बराबर तो बात। वो आपके चैनल पे जाके ये भी तो देखना ना कि वजन कैसे कम होगा, तो वो वक्त ही रात 11 बजे का मिलता है उसमें। तो सर उसके लिए बेस्ट टाइम ये है कि आप अपने दिन में स्पेसिफिक आवर्स रख लें कि इसके दरमियान आपने स्क्रॉलिंग करनी है। जिन लोगों ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हैं ना, वो अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि ये मेरी एलॉन मस्क निकाल के कहता है, अच्छा वो कहता है अपना स्क्रीन टाइम तो बताओ। वो स्क्रीन टाइम निकाल के देखते तो लेस देन 30 मिनट होता है पूरे वीक का, और हम 30 घंटे लगा देते हैं उसके ऊपर। अब आपने इलॉन मस्क की मिसाल दी है तो फिर ठीक बात है आपकी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज के पॉडकास्ट में आए। आपने यकीनन उन मौजूआत पर, उन निकात पर बात की है जो माशरे के लिए अवेयरनेस उसमें बहुत ज़रूरी है। और आपने बताया कि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है, उसकी हिफाजत हम खुद कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी तकलीफ भी हमें खुद ही होती है। कोई आखिरी पैगाम जो आप देना चाहें नौजवानों को, देखने वालों को, सुनने वालों को? सर आखिरी पैगाम मेरा यही है, जान है तो जहान है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप लंबी और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, ये कारें गाड़ियाँ पैसा यहीं पे रह जाना। तो इसलिए अपनी सेहत पे फोकस करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, ये आपका सबसे बड़ा एसेट है। यही एसेट जो है आपको आगे ज़िंदा रहने में हेल्प कर सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आज के पॉडकास्ट में आए। आपने बताया है कि सेहत के मसाइल जो बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, इसकी एक सबसे बड़ी वजह हमारी ग़िज़ा का मुतवाज़न होना नहीं है। हमारी ग़िज़ा की मिकदार, कौन सी ग़िज़ा कब इस्तेमाल करनी चाहिए, सेहत सबसे पहले है। अगर आप सेहतमंद हैं तो यकीनन आप हर उस मंजिल को पा लेंगे जिसका आपने ख्वाब देखा है या जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है, आपका इंतखाब किया है। इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।